Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the second lecture of Introduction to Computational Chemistry. In this lecture, we're going to discuss about the following key concepts. First of all, we move on to the noble recognition of computational chemistry. It is important to know that the field you are trying to go in or where you want to do some research has some importance, and there are big prizes like Nobel prizes won in this field. तो ये अगर आप थोड़ा सा देखें कि आपकी फील्ड जो है वो उसमें वाकई कोई ऐसा काम भी हुआ है कि जिस पे नोबल प्राइज़ मिल सके और आपको पता है कि नोबल प्राइज़ एक बहुत बड़ा प्राइज़ है, तो इट मीन्स कि ये फील्ड भी इम्पोर्टेंट है और इसमें काम करने का आपको मज़ा भी आएगा। 1998 का जो नोबल प्राइज़ था केमिस्ट्री का, दैट वाज अवॉर्डेड टू वॉल्टर कोहन एंड जॉन पोपल। तो वॉल्टर कोहन ने जो है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी पे काम किया और जॉन पोपल ने जो डिफरेंट कंप्यूटेशनल मेथड्स डिराइव किए क्वांटम केमिस्ट्री में, जो कि आज तक हम लोग यूज़ करते हैं और लिटरेचर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इसके मेथड्स का इस्तेमाल मिलेगा। तो ये 98 का नोबल प्राइज़ था। उसके बाद 2013 में भी कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में नोबल प्राइज़ विन किया गया एंड दैट वाज शेयर्ड बाय मार्टिन कार्पलस, माइकल लेविट एंड आरी वार्शल। इन्होंने जो नोबल प्राइज़ विन किया वो दैट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स टू मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। इन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में रिसर्च की, काम किया, जिसकी वजह से इन्हें नोबल प्राइज़ मिला। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री जो है ये एक अच्छी फील्ड है और इसमें लोगों ने काफ़ी काम भी किया है। अब हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के। एडवांटेजेस में अगर आप देखें तो you can say that calculations are easy to perform whereas experiments are often difficult. आपके लिए कैलकुलेशन ये easy to perform को आपने इतना easy नहीं लेना जितना ये लिखा हुआ है, लेकिन still they are much easier than going to the lab. मतलब आप लैब में जाते हैं, सुबह से शाम तक आप काम करते हैं, बाद वक़्त आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, आपका जो रिएक्शन जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पाता। तो इस हवाले से जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है वो एडवांटेज में है कि कैलकुलेशंस करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपने कंप्यूटर पे जॉब सबमिट कर दी, कंप्यूटर इज़ डूइंग द वर्क फॉर यू, और जब कंप्लीट होगी तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर फेल भी हो जाती है तो स्टिल यू कैन फिगर आउट अ सोल्यूशन एंड ट्राई अगेन। लेकिन उसमें जो आपकी मैन पावर है उतनी वो नहीं लगती जितनी लैब के अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप थक जाते हैं, आपको ग्लासवेयर वॉश करना पड़ता है। तो इस हवाले से कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री इज़ अ बिट ईजी। देन कैलकुलेशंस आर बिकमिंग लेस कॉस्टली वेयर एज एक्सपेरिमेंट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। दिन ब दिन देखें कंप्यूटर की प्राइस रिलेटिवली कम हो गई है। आपको अच्छे और फास्ट कंप्यूटर अब एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है वो आप रिलेटिवली इजीली हर बंदे की अप्रोच में आ गई है और आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स देखें, दे आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। जो केमिकल्स की प्राइसेस हैं और मसाइल हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज है कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आप रिलेटिवली लेस कॉस्ट के साथ कर सकते हैं। Then calculations can be performed on any system, even those that don't exist, whereas many experiments are limited to relatively stable molecules. एक्सपेरिमेंट में तो ये है कि जो स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे उन्हीं के साथ आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ आप तजर्बा कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में आप कोई भी मॉलिक्यूल डिज़ाइन करके उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इवन इफ़ द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई इट। आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये लो एनर्जी है, एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर बनेगा तो कैसे बनेगा। मतलब आप उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को स्टडी कर सकते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हर तरह का मॉलिक्यूल जो आपके जहन में हो आप उसको बना लें और उसको स्टडी कर सकें। तो ये भी एक एडवांटेज है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का। देन कैलकुलेशंस आर सेफ़
whereas many experiments have an intrinsic danger associated with them. एक्सपेरिमेंट्स के साथ डेफिनेटली केमिकल्स के साथ काम करना डेंजरस भी होता है और आपकी केयरलेसनेस से वो डेंजर और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशंस में ऐसी कोई बात नहीं है. कैलकुलेशंस आर कम्प्लीटली सेफ. आप चाहे एक एक्सप्लोसिव केमिकल लेके उस पर कैलकुलेशन कर लें, लेकिन अगर लैब में आप एक्सप्लोसिव केमिकल्स को डील करेंगे तो दैट वुड बी अ बिट डिफरेंट. तो ये तो थे एडवांटेजेस. कुछ डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो कैलकुलेशंस कैन बी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड. अगर आप बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना पसंद करते हैं, तो तब आपकी कैलकुलेशंस बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं टाइम के हवाले से. मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं. एंड देन कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी सिस्टम इवन दोज दैट डोंट एग्जिस्ट. ये एक एडवांटेज भी था, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि आप एक मॉलिक्यूल पे लगे हुए हैं रिसर्च करने में और आप अगर एक्सपीरियंस नहीं हैं, प्रॉपर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उससे धोखा खा सकते हैं कि ये तो मॉलिक्यूल मैंने बना लिया है बट एक्चुअली इट वॉन्ट एग्जिस्ट. सो इस तरह के डिसएडवांटेजेस भी एसोसिएटेड हैं इस चीज़ के साथ. और फिर देखें कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, जस्ट आप इस चीज़ को क्लियर रखें कि इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हरगिज़ एक्सपेरिमेंट का मुतबादल नहीं है. एक्सपेरिमेंट की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से हम बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं. बहुत से ऐसे फिनोमेनन हम एक्सपेरिमेंट से पहले स्टडी कर सकते हैं कि वेदर दिस एक्सपेरिमेंट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट. तो इस तरह मतलब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट को के साथ हेल्प कर सकती है, आपको उस एक्सपेरिमेंट करने में मदद कर सकती है, लेकिन हरगिज़ आप एक्सपेरिमेंट को इससे कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते. एंड देन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री प्लेज अ रोल इन enabling chemists to explain and rationalize known chemistry and explore new or unknown chemistry. तो आप नॉन केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोई रिएक्शन है जो कि एक्सपेरिमेंट में हो गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कैसे हुआ है. आप अगर उसका मैकेनिज़्म देखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं. और इसी तरह अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, कैलकुलेटेड डाटा को वैलिडेट करने के लिए कि जो मॉलिक्यूल मैंने डिराइव किया है या सिंथेसाइज़ किया है ये यही है, उसका NMR या जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा है आपके पास, आप उसको कंप्यूटेशनल से कंपेयर कर सकते हैं. तो इस तरह से आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अननोन केमिस्ट्री को भी इसकी मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है. अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से इसमें काम करती हैं. जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है आपको, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि ये आपके सामने है. ये इसकी फाउंडेशन है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की. यहाँ पे जो साई आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द वेव फंक्शन एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द पोजीशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इन द सिस्टम. तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, उनकी पोजीशंस वेयर दे आर, इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट. सो दैट इज़ द वेव फंक्शन. जो एच हैट है ये इट इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. इट इज़ द ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेबल एनर्जी. जो एनर्जी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके साथ एसोसिएटेड है. ई इसमें टोटल एनर्जी है सिस्टम की, और ये एक नंबर होगा. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब एनर्जी आपके पास की कोई एक नंबर आएगा. और जो वेव इक्वेशन है दैट इज़ पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ये मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसमें सॉल्व होती हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर. अब अगर आप देखें इसको थोड़ा सा हम मज़ीद खोल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं. जो हैमिल्टोनियन है दैट एच हैट इट इज़ एन ऑपरेटर. इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जितनी भी एनर्जी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं टर्म्स मॉलिक्यूल की, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. एंड दैट इज़ द टी प्लस वी. ये जो इसमें टी है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और वी जो है आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर नज़र आ रहा है. तो इसकी जगह अगर आप देखें, टी की जगह पे अगर आपने काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को एक्सप्लेन करके देखना है तो दैट वुड बी इक्वल टू टी ई प्लस टी एन. मतलब
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी। फिर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को अगर आपने डिटेल में देखना है तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, एंड न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी इस तरह से होगी। और यहाँ पे जो ये आपको साइन नज़र आ रहा है सिंबल, ये लैप्लासियन है, दैट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस को हम इसी हद तक रखेंगे, दैट इज़ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, हम इससे ज़्यादा इनकी डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहे। अब ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह की हो सकती है और तीनों का एडिशन हमें लेना पड़ेगा। एक तो न्यूक्लियर रिपल्शन होगी कि दो जो एटम्स हैं करीब आ रहे हैं अगर बॉन्डिंग के लिए, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो रिपल्शन होगी उस चीज़ को भी हमने कंसिडर करना है। फिर जो एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी वो भी हमने कंसिडर करनी है। और फिर जो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे उसको भी हमें कंसिडर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट होगी। और इनकी भी डिफरेंट आगे इक्वेशंस हैं जिनको मज़ीद आप अगर सॉल्व करें तो वो दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एट एवरी स्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब अगर आप टोटल देखें जो एनर्जी है उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की टर्म्स को कंसिडर करना पड़ता है। अब जो यूनिट्स हैं वो कौन सी हम लेते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर जो एटॉमिक यूनिट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो नॉर्मल से थोड़ी सी हट के यूनिट्स हैं। अगर आप देखें कि ये जो एटॉमिक यूनिट्स का सिस्टम है ये एसआई यूनिट्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बड़ा नेचुरल और सिंप्लीफाई करता है बहुत सारी क्वांटिटीज़ को। तो इसकी मदद से आप बहुत सिंपल जो चीज़ें हैं उनको सिंपल यूनिट्स के अंदर देख सकते हैं। तो इसमें जो लेंथ की यूनिट होगी वो बोहर होगी, वो मीटर नहीं होगी, वो बोहर होगी। और दैट इज़ इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये एक बोहर की ये वैल्यू है। तो इस चीज़ों को भी आपको लाजमी नहीं है कि आप इनको याद रखें, लेकिन ये पता ज़रूर होना चाहिए कि हम इसमें डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। जो मैस की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन मैस है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ दिस। जो चार्ज की यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और जो एनर्जी इसमें हम लेंगे दैट विल बी इन हार्ट्रीज। जो एनर्जी की यूनिट आएगी आपके पास दैट विल नॉट बी कैलोरीज जूल्स बट इट विल बी हार्ट्रीज। बट यू कैन ईजिली कन्वर्ट हार्ट्रीज इनटू किलो जूल और किलो कैलोरीज, जैसा कि जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है दैट इज़ -0.5 हार्ट्री। देखें कितना सिंपल सा नंबर है। लेकिन अगर आप इसको फेमिलियर टर्म्स के अंदर या फेमिलियर यूनिट्स के अंदर देखना चाहें जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं किलो जूल पर मोल लेट से, तो उसमें देखें -1313 किलो जूल पर मोल। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है जिसको अगर हम ये नेचुरल यूनिट्स यूज़ करें तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो इसलिए कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है इसके अंदर हम एटॉमिक यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये एनर्जी की यूनिट हार्ट्री होगी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आती है बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसकी भी बहुत थोड़ी सी डिटेल हमने देखनी है। यही एक स्लाइड है जिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसिडर कर रहे हैं कैलकुलेशंस के अंदर। लेकिन बॉर्न ओपनहाइमर ये अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है और न्यूक्लियस की जो मोशन है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट लीड्स टू अ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशंस एंड न्यूक्लियर पोजीशन। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस भी होंगी और न्यूक्लियर की भी पोजीशंस अलग होंगी। और ये बात चूँकि आपको पता है कि न्यूक्लियाई आर मच हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स, द mass of a proton is almost 2000 times that of an electron, कि जो प्रोटॉन है उसकी मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में तकरीबन 2000 गुना ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा हैवी है तो उसकी जो दोनों की स्पीड होगी दैट वुड बी मच डिफरेंट। जो प्रोटॉन की स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत फास्ट होगा। तो इस तरह से मतलब देखें आप जो छोटे जानवर हैं वो कितने तेज़ भागते हैं, जो बड़े जानवर हैं वो
उससे बहुत स्लो हो जाते हैं। आप एक हिरन और एक हाथी को कंपेयर कर लें कि हिरन देखें छोटा सा है, वो कितना उसकी स्पीड फास्ट है, लेकिन हाथी डेफिनेटली उससे 2000 गुना बड़ा नहीं होगा, मे बी के 100 गुना बड़ा हो या उससे भी कम हो, लेकिन स्टिल उनकी स्पीड में इतना फ़र्क आ जाता है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर वो 2000 गुना बड़ा होगा तो वो कितना स्लो होगा। तो इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो प्रोटॉन स्टेशनरी है, मतलब प्रोटॉन की मूवमेंट को आप उसके मुकाबले में नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा स्लो होगी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के मुकाबले में। तो यही बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन है कि हम प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर देते हैं। हम समझते हैं कि प्रोटॉन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, दैट इज़ स्टेशनरी। तो ये जो हम कंसिडर करते हैं या अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इसको बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो इस वजह से इनको फिक्स कर लेते हैं। तो जब इनको फिक्स करते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, और जो बाकी इससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के काम आता है, जहाँ पे हम प्रोटॉन की मूवमेंट को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। अब देखें कि हमने जो अभी तक मेन फोकस किया वो टोटल एनर्जी के ऊपर किया, कि जो हम कैलकुलेशंस करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी आ जाती है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने सॉल्व की या उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस क्वांटम केमिस्ट्री में हम सॉल्व करते हैं, तो वी फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो टोटल एनर्जी आती है उसकी मदद से हम आगे मज़ीद चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। सो you can obtain many chemical properties from derivatives of the energy with respect to some external parameter। जो आपके पास एनर्जी आई है सिस्टम की, उसके मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स की मौजूदगी में लेके आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड लेंथ्स, एंगल्स एट्सेट्रा, या इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, जिस तरह NMR एक्सपेरिमेंट्स में है। तो आप इन एक्सटर्नल पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके ये कंप्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही हैं इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें आप देखें हम बॉन्ड एनर्जीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी एनर्जी की मदद से हम रिएक्शन एनर्जीज़ को देख सकते हैं, हम ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं, हम एटॉमिक चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स को स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की मदद से, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ को हम देख सकते हैं, उसमें IR और रैमन दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन एनर्जीज़ और UV और IR की इंटेंसिटीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, NMR केमिकल शिफ्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट्स, पोलराइजेबिलिटी, हाइपर पोलराइजेबिलिटी, ये चीज़ें भी हम कंप्यूटेशनली कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें कि आप उसी एनर्जी की मदद से, जो टोटल एनर्जी सिस्टम की आपने कैलकुलेट की, उसी के मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स की मदद से आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ से कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर रिएक्शन पाथवेज और मैकेनिज़म्स को भी आप कंप्यूटेशनली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। जो देखें कि सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है जब भी कोई किसी कंपाउंड का नाम सुनते हैं, तो आपके जहन में एक उसके स्ट्रक्चर का कोई सवाल आता है, या उसका स्ट्रक्चर नोन है या अननोन है। अगर नोन है तो आपके जहन में एक उसकी पिक्चर बन जाती है कि ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। लेट्स से कि आप कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके जहन में एक उसका फार्मूला, एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि H2SO4 है, वो किस तरतीब में लगे हुए हैं। इसी तरह अगर इनमें से किसी कंपाउंड का नाम लिया जाए तो ये इसका, ये देखें मुख्तलिफ तरह के फार्मूले हैं। ये सिंपल 2D स्ट्रक्चर है, ये उसका बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ये स्पेस फिलिंग मॉडल है, और ये जो है ये प्रोटीन्स वगैरह को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रिबन की तरह से। तो इस तरह के मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह हम किसी भी जो मॉलिक्यूल हमारे पास होगा एक उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी मदद से हम बाकी चीज़ें उसकी स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में भी जो सॉफ्टवेयर है उसको इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपके सामने अगर कुछ नज़र आ रहा है आपको, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो ये हमारी जो आँखों के लिए कि हमें इस चीज़ से आसानी से ये स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। इन कंप्यूटर या जो कंप्यूटर कंप्यूट करता है उसमें ये इस फॉर्म में नहीं होता, उसमें ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होता है, और उसको हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेट्स से कि आप मीथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं। ये आपको एक मीथेन का मॉलिक्यूल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें
जो एटम नंबर 1 है दैट इज़ कार्बन, एटम नंबर 2, 3, 4, 5 दे आर हाइड्रोजन्स। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन्स आपस में ख़ास तरतीब के अंदर अटैच हैं जो कि एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन रही है। तो इस चीज़ को अगर हम कंप्यूटर में ड्रॉ करेंगे तो हमें तो ये ऐसा नज़र आएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या तो हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसे जेड मैट्रिक्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये मेन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो हर एटम के 3 तरह के कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। कार्बन है जिस तरह, उसका एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट उसके आप ड्रॉ करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई पे कहाँ है और जेड पे कहाँ है। क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल उस मटेरियल एक ही है ना। जब अकेला है कार्बन तो वो एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 2 डायमेंशंस के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखें जेड फिर 0.00 है। इसी तरह जो हाइड्रोजन नंबर 1 है, सॉरी हाइड्रोजन नंबर 2 है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ है, वो भी एक्स और वाई पे उसकी आप लोकेशन लिखें और वो यहाँ पे प्लॉट होगा। अगर आप मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, मैं एक पेन लेके तो आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप ये इसको एज अ ग्राफ लें, देखें ये एक्स, लेट्स सपोज ये एक्स था, ये वाई है, और तीसरा जो है ना वो जेड एक्सिस भी हमारे पास है। तो इसमें अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन ड्रॉ हो गए, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरे को देखें, यहाँ पे इसका एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट। तो ये जो तीसरा है, चूँकि ये देखें अब थोड़ा सा उससे हट गया है, ये एक प्लेन के ऊपर नहीं रहा, ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। तो इसलिए इसको भी आप देखें कि इसका एक्स, वाई और जेड तीनों कंपोनेंट उनकी वैल्यू है, यानी कि ये यहाँ पे पाया जाएगा। फिर चौथा और पांचवा, इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स सिर्फ अगर आपको नज़र आ रहे हो, इट मीन्स कि यू कैन प्लॉट देम यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, और एंड दे शुड, ईच ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड गिव यू द सेम डायग्राम, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको दी गई हैं कि ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे होगा, वाई पे यहाँ पे और जेड पे यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को देंगे, वो ये आपको कंप्यूटेशनल के जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो इसको प्लॉट कर देगा और आपको एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है दैट विल कंसिडर द मीथेन मॉलिक्यूल लाइक दिस, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है जिसको वो यूज़ करके तो कैलकुलेशंस करेगा। वो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को नहीं जानता, उसके पास ये मैथमेटिकल नंबर्स हैं। या इसको दूसरा तरीका है कि आप जेड मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप उनके रिलेशनशिप एटम्स के आपस में बयान कर दें बजाय उनके कोऑर्डिनेट्स देने के। फॉर एग्जांपल पहला एटम है कार्बन, कार्बन तो अकेला है तो चूँकि इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर दूसरा एटम है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है ना ये पहले एटम से 1.07 एंगस्ट्रॉम के फासले पे है। मतलब ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये पहले कार्बन से इतने फासले पे मौजूद है। ये चीज़ यहाँ पे आपको इस तरह से, ये जेड मैट्रिक्स कहलाता है। फिर तीसरा हाइड्रोजन है, ये पहले जो एटम है उससे 1.07 एंगस्ट्रॉम के फासले पे है, और दूसरे जो एटम के साथ इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.47, इसने बॉन्ड एंगल भी बता दिया। इसी तरह तीसरा, चौथा, ये हाइड्रोजन्स के फिर इनके आपस में बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स बताई गई हैं। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके भी आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैन रीड बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, उसको चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दें या मॉलिक्यूल जो है जेड मैट्रिक्स के अंदर उसको प्रोवाइड करें, वो दोनों सूरतों में उसको समझ जाएगा। ठीक हो गया। तो जेड मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो 6 फ्यूअर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड की निस्बत। तो इसका मतलब है कि ये 3n-6 इसमें मॉलिक्यूलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप कंसिडर करें। यहाँ पे आप देखें ना कि ये 5 एटम्स हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं सारों के, 15 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इन सारों को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 9 बनते हैं, ये 6 उससे कम हैं, लेकिन बोथ कैन रिप्रेजेंट द सेम मॉलिक्यूल, चाहे जेड मैट्रिक्स हो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो। जेड मैट्रिक्स को इंटरनल कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो हमें जो है ना वो दोनों उसको इस्तेमाल करने में कोई इतराज़ नहीं है। नॉर्मली जो आप गॉस व्यू के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो आपको
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सेव करेंगे अपने फाइल्स को। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि अगर आप एक कैलकुलेशन फ़ाइल बनाते हैं तो उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर की मदद से कोई कैलकुलेशन बनाते हैं तो उसको सेव करते हैं तो उसकी टेक्स्ट फाइल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेट्स से कि हम वाटर मॉलिक्यूल की एक कैलकुलेशन डिज़ाइन करते हैं। अभी मैं आपको वो डिज़ाइन करके भी बताऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन जब डिज़ाइन करके उसको सेव कर लेते तो आपको उस टेक्स्ट फाइल को पढ़ना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन है। इसमें देखें सबसे जो पहली लाइन है वो आपको क्या बता रही है, परसेंट के बाद लिखा हुआ है एन प्रॉक शेयर्ड। इसका मतलब है कि कितने प्रोसेसर ये कैलकुलेशन इस्तेमाल करेगी, कितने शेयर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करेगी, 2। यानी कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि इन सारों को इस्तेमाल करो ताकि मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अगर आप इसको नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसेसर इस्तेमाल होगा और कैलकुलेशन आपकी का टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्रोसेसर अवेलेबल हैं तो आप इस कमांड की मदद से प्रोसेसर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं जो आपकी कैलकुलेशन इस्तेमाल करेगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे चेक पॉइंट फ़ाइल है। चेक पॉइंट फ़ाइल वो फ़ाइल है जहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और सारी एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन है, जो वेव फंक्शन है, वो इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो इसके बाद जो लाइन आती है इसको कहते हैं राउट लाइन या राउट कार्ड। इसके अंदर कैलकुलेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है कि हमने करना क्या है। लेट्स से कि हमने सॉफ्टवेयर को कहा कि इस मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज़ करना है, OPT ऑप्ट इज़ फॉर ऑप्टिमाइज। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यानी कि इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कैलकुलेट करनी है। ये इसका फंक्शनल है, डेंसिटी फंक्शनल बेसिस सेट है। अगर सॉल्वेंट उसको बताना है कि किस सॉल्वेंट के अंदर हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो, और ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी की शक्ल में आखिर में दी हुई है, ये चीज़ हमने यहाँ बताई। तो ये राउट कार्ड है। इसको मज़ीद हम डिटेल में आगे देखेंगे जब जब मज़ीद आगे हम प्रैक्टिस करेंगे मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जो भी गॉसियन की कैलकुलेशन आप बनाएंगे, सॉफ्टवेयर है गॉसियन, उसकी जो बेसिक शक्ल है वो इसी तरह की होगी कि आप शेयर्ड प्रोसेसर हैं वो इनको इस कमांड से ज़ाहिर करेंगे। चेक पॉइंट फाइल ऐसे होगी, हैश से जो लाइन शुरू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज राउट कार्ड और राउट लाइन। और फिर एक लाइन छोड़ के आपके पास टाइटल होगा। ये मैंने टाइटल अपनी याद दिलाने के लिए, ये इसका सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कंप्यूटर इसको नहीं रीड करेगा। ये आपकी आसानी के लिए कि मैं इसमें ये लिख लेता हूँ कुछ कि मुझे पता चले मैंने ये कैलकुलेशन क्यों बनाई थी। तो मैं लिखता हूँ जी वाटर मॉलिक्यूल ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने डिज़ाइन की थी या कैलकुलेशन, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है मैंने। फिर नीचे आ जाता है, यहाँ पे ये 0 और 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये होगा चार्ज और मल्टीप्लिसिटी। 0 चार्ज है यानी कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 है यानी कि ये सिंगलेट है। मल्टीप्लिसिटी ये होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिस्टम के अंदर। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सिंगलेट है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी ट्रिपलेट स्टेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो मल्टीप्लिसिटी है और चार्ज है वो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है। इसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि मल्टीप्लिसिटी की क्या क्या टाइप्स हैं, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, ये सारी जो स्टेट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। आगे ये ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ गई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि 3 एटम्स हैं इसके अंदर। फिर नीचे उसकी कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन दी हुई। कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो या ना हो इससे कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर दोनों सूरतों में उसको रीड कर लेता है। अगर आपके पास सिर्फ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे तब भी वो सॉफ्टवेयर के लिए इनफ हैं, इट कैन रीड देम एंड डू द कैलकुलेशन। अब गॉसियन इनपुट फाइल का ये जो पीछे आपको दिखाया है ये गॉसियन इनपुट फाइल का ही एक टेम्पलेट था। तो उसमें ये कमांड्स इसी तरतीब में होती हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ दोबारा बताई गई है कि सबसे पहले लिंक 0 कमांड होती हैं, यानी कि अगर आप प्रोसेसर, मेमोरी उसको बताना चाहते हैं कितनी कितनी इस्तेमाल होगी तो वो यहाँ पे बता सकते हैं। फिर राउट सेक्शन है जिसके अंदर कैलकुलेशन की आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली दी होती है कि क्या करना है कैलकुलेशन के साथ, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है या जो भी करना है। फिर एक लाइन खाली होती है, उसके बाद टाइटल होता है, फिर एक खाली लाइन होती है, फिर चार्ज और मल्टीप्लिसिटी होती है।
उसके साथ ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, और फिर एक आखिर में एक खाली लाइन ज़रूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि इनपुट फ़ाइल ख़त्म होगी। अगर आखिर में खाली लाइन नहीं होगी इनपुट फ़ाइल के अंदर तो आपकी कैलकुलेशन एरर दे जाएगी, वो सॉफ्टवेयर उसको रीड करते ही एरर दे के बंद हो जाएगा। तो जो गॉसियन की इनपुट फ़ाइल होगी वो इस तरह की होगी। ठीक हो गया। और जो राउट लाइन है इसमें, ये वाली लाइन, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें देखें कि जो भी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ऑप्टिमाइज़ करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, यूवी, एनएमआर, व्हाटएवर यू वांट टू डू। फंक्शनल जो होगा ये डेंसिटी फंक्शनल है, ये आपने कौन सी डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी का वेरिएंट इस्तेमाल करना है वो इसमें बता सकते हैं। बेसिस सेट सॉल्वेंट है या नहीं है, और बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो इसमें आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें बेसिस सेट क्या होता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि एक लेक्चर के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जो कि आपको बोर ना करे। तो जो बेसिस सेट है उसकी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर हम इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन बनाएं, लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल की, तो वो कैसे बनाते हैं और उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो भी बताई है, वो राउट कार्ड और वो सारी चीज़ें वो कैसे नज़र आएंगी। लेट्स से ये आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये गॉस व्यू है, इसकी भी हम आगे मज़ीद ट्रेनिंग भी करेंगे और आपको मैं गाइडलाइन भी दूंगा कि कैसे इसको आप सीख सकते हैं ज़्यादा। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करने के लिए देखें, ये जो कार्बन 6 बना है इस पर आप क्लिक करें तो पूरा पीरियोडिक टेबल खुल जाता है आपके सामने। यहाँ पे आप ऑक्सीजन पे क्लिक करें और ये ऑक्सीजन, डाईवेलेंट ऑक्सीजन आप सेलेक्ट करें यहाँ से, तो जस्ट एक क्लिक करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। और चूँकि डाईवेलेंट है तो उसके साथ 2 अदद हाइड्रोजन खुद से लगे हुए होंगे। अगर आपने कोई और आइटम साथ जोड़ना है वो हाइड्रोजन की ऊपर क्लिक करें तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए 2 हाइड्रोजन सॉफ्टवेयर ने खुद लगा दिए हैं। अब ये हमारा मॉलिक्यूल तो बन गया। लेट्स से कि हम कैलकुलेट में जाते हैं, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, यहाँ पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, सिंपल एनर्जी, कोई हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं करते। और लिंक ज़ीरो के अंदर जाके हम इसको बता सकते हैं कि देखें वो सारा काम जो आपको दिखाया ना वो आपने मैनुअली नहीं लिखना, आप ज़रूरत ही नहीं है। जब तक ये अगर सॉफ्टवेयर से आपका काम हो जाता है तो आप यहीं से शेयर्ड प्रोसेसर सेलेक्ट करें, 2 कर देखें मेरे लैपटॉप में 4 प्रोसेसर हैं तो यहाँ 4 नज़र आ रहे हैं, तो 2 में अगर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ कैलकुलेशन को देने के लिए। अब मैं जाके एडिट में इसको सेव करता हूँ, तो ये कैलकुलेशन मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और वाटर एनर्जी के नाम से सेव करता हूँ, तो ये सामने कैलकुलेशन ओपन हो जाती है। अब देखें कि ये वही फाइल ओपन हुई है जो कि अभी सेव हुई है। जो मैंने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया उसमें देखें ये उसने % प्रॉक शेयर 2 लिखा है जो कि लिंक 0 है। उसके बाद ये उसने लिखा है चेक पॉइंट फाइल की लोकेशन के यूज़र्स के अंदर, ये यूज़र है उसका डेस्कटॉप एक टीचिंग कैलकुलेशन नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी है जो चेक पॉइंट फाइल है। उसके बाद ये साथ ही आ गई राउट कार्ड या राउट लाइन, मतलब सिंपल इसकी एनर्जी कैलकुलेट होनी है। फिर एक लाइन खाली है, टाइटल है, टाइटल में कोई नहीं था लिखा इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइटल कार्ड रिक्वायर्ड, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर एक लाइन खाली है, फिर चार्ज है 0, मल्टीप्लिसिटी 1 है, और फिर ये मॉलिक्यूल के कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और फिर नीचे उनकी कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन उसने खुद सेव कर दी है। तो ये इस तरह से आपकी इनपुट फाइल नज़र आएगी जब भी कोई आप कैलकुलेशन बनाएंगे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतने ज़्यादा आइटम्स नज़र आएंगे। तो ये चीज़ आपको पढ़नी आनी चाहिए। अगर इनपुट फाइल आप इस तरह टेक्स्ट में खोलें तो आपको पता होना चाहिए कि ये एन प्रॉक शेयर्ड क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है हैश से जो शुरू हो रही है। इस तरह से ये बाकी जो नंबर्स हैं ये इनका क्या मतलब है, मतलब ये पढ़ने आना और इसको याद करना 2 अलग चीज़ें। आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ जाएं कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस सेट की इन्फॉर्मेशन और उससे आगे रेलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।